आज हम बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त वित्तीय लड़ाई की जिसमें भारत के रिजर्व बैंक ने सीधे सीधे यूरोपियन यूनियन की एक बहुत ही पावरफुल संस्था को चुनौती दे दी। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा रेगुलेटरी झगड़ा नहीं था, नहीं। ये लड़ाई थी अपनी संप्रभुता की, अपने कंट्रोल की और खरबों रुपए के भविष्य की। और इस जबरदस्त मुकाबले का नतीजा क्या निकला? भारत जीत गया। लेकिन ये जीत आखिर मिली कैसे और क्यों इसे भारत के लिए इतनी बड़ी, इतनी स्ट्रेटेजिक कामयाबी माना जा रहा है? चलिए इसी पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो इस पूरे खेल में दो बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ हमारा अपना भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, जो हमारे देश के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का गार्डियन है, और दूसरी तरफ था यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में ईएसएमए कहते हैं, जो पूरे यूरोपियन यूनियन के फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करता है। अब देखिए, इस लड़ाई को ठीक से समझने के लिए हमें उस अनदेखी दुनिया में झांकना होगा जहां ये जंग लड़ी गई। ये दुनिया है फाइनेंशियल सिस्टम की उस अदृश्य पाइपलाइन की, एक ऐसी मशीनरी जो हर रोज खरबों के लेन देन को मुमकिन बनाती है, लेकिन जिस पर हमारा ध्यान सच कहूं तो कभी जाता ही नहीं। और इस पूरी मशीनरी के दिल में होता है क्लियरिंग हाउस, या जिसे सीसीपी भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है? इसे आप एक भरोसेमंद बिचौलिया समझिए। जब भी कोई फाइनेंशियल सौदा होता है तो ये सीसीपी बीच में खड़ा होकर गारंटी लेता है कि दोनों पार्टियां अपना अपना वादा पूरा करें, कोई धोखाधड़ी ना हो और सब कुछ सेफ रहे। इसे और आसान बनाते हैं। सोचिए, आपने एक शेयर खरीदा तो आपको पैसे देने हैं और बेचने वाले को शेयर देना है। क्लियरिंग हाउस यहां क्या करता है? वो आपसे पैसे ले लेगा और बेचने वाले से शेयर, और जब दोनों चीजें उसके पास आ जाएंगी तभी वो आपको शेयर और बेचने वाले को पैसे देगा। मतलब सौदे में कोई रिस्क ही नहीं बचा, गारंटी पक्की। और जब बात भारत की आती है तो इस अनदेखी दुनिया का बेताज बादशाह है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी सीसीआईएल। ये वो संस्था है जो हर रोज सरकारी बॉन्ड से लेकर फॉरेक्स तक खरबों, जी हां, खरबों रुपए के सौदे सेटल करती है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का इंजन है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि मैदान क्या था, तो अब बात करते हैं असली झगड़े की। और ये पूरा का पूरा विवाद बस एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता था, कंट्रोल, यानी नियंत्रण। सवाल सीधा था, भारत की इन अहम संस्थाओं पर राज किसका चलेगा? यहीं पर यूरोप के रेगुलेटर ईएसएमए ने एक ऐसी मांग सामने रख दी जो काफी चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के क्लियरिंग हाउस जैसे सीसीआईएल की सीधी जांच पड़ताल करने का अधिकार चाहिए। और उनकी दलील क्या थी? उनका कहना था कि भाई, क्योंकि यूरोप के बैंक इन भारतीय संस्थाओं को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यूरोपियन कानूनों के हिसाब से उन्हें यह अधिकार मिलना ही चाहिए। लेकिन आरबीआई ने इस पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। उनका जवाब दो टूक था, हमारे देश में हमारी संस्थाओं की निगरानी सिर्फ हम करेंगे, कोई विदेशी रेगुलेटर नहीं। और ये सिर्फ नियमों की बात नहीं थी, ये सीधा सीधा देश की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का सवाल था। सोचिए, अगर आज यूरोप को यह हक दे दिया जाता तो कल को अमेरिका और यूके भी तो लाइन में खड़े हो जाते। अच्छा, जब भारत ने झुकने से साफ इनकार कर दिया तो यूरोपियन यूनियन ने दबाव बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे उन्हें लगा कि भारत पर प्रेशर बनेगा और वो उनकी बात मान लेगा। और वो कदम क्या था? ईएसएमए ने भारत के 6 बड़े और सबसे जरूरी क्लियरिंग हाउसेस की मान्यता यानी रिकॉग्निशन को ही रद्द कर दिया। ये एक तरह का फाइनेंशियल न्यूक्लियर बम गिराने जैसा था, एक सीधी खुली चेतावनी। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। इस लिस्ट में सीसीआईएल तो था ही, साथ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउसेस भी थे, यहां तक कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को भी नहीं छोड़ा। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने भारत के पूरे फाइनेंशियल मार्केट की नींव पर ही हमला बोल दिया था। अब इस कदम का मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब यह था कि अब यूरोपियन बैंकों के लिए भारत में बिजनेस करना अचानक बहुत ज्यादा महंगा और रिस्की हो गया था। इससे भारत में आने वाले अरबों डॉलर के विदेशी निवेश पर एक तलवार लटक गई। यूरोप को पूरा यकीन था कि इस आर्थिक दबाव के सामने भारत घुटने टेक देगा। और दांव पर कितना कुछ लगा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अकेला सीसीआईएल हर दिन खरबों रुपए के ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है। ये भारत की इकोनॉमी का वो इंजन है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाता है। आरबीआई के लिए इस इंजन का रिमोट कंट्रोल किसी विदेशी ताकत के हाथ में देना एक ऐसा रिस्क था जिसे वो लेने को कतई तैयार नहीं थे। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। आरबीआई अपने स्टैंड पर चट्टान की तरह डटा रहा। और फिर कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। भारत के इसी अड़े रहने वाले रवैये ने
सच कहूं तो पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। महीनों तक चले इस तनाव भरे गतिरोध के बाद आखिरकार एक समझौता हुआ। आरबीआई और ईएसएमए ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन किया। और जब इस समझौते की शर्तें सामने आईं, तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि इस जंग में जीत किसकी हुई है। यूरोपियन यूनियन को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। तो सवाल यह है कि इस जीत का आधार क्या था। ये समझौता डेफरेंस के सिद्धांत पर आधारित था, जिसका मतलब है एक दूसरे के अधिकार का सम्मान करना। आसान शब्दों में, भारत के रेगुलेटर्स का अधिकार ही सबसे ऊपर रहेगा। ईएसएमए भारत आकर कोई सीधी जांच नहीं कर सकता। वो सिर्फ उतनी ही जानकारी मांग सकते हैं जितनी आरबीआई उन्हें देना सही समझेगा। यानी कंट्रोल आरबीआई के पास ही रहा, संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आई। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ एक समझौते पर खत्म नहीं होती। इस जीत के मायने बहुत गहरे हैं, बहुत दूर तक जाने वाले हैं। ये इस बात का एक बड़ा संकेत है कि दुनिया में फाइनेंशियल पावर का बैलेंस अब धीरे धीरे कैसे बदल रहा है। तो इस पूरी जीत से 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपनी रेगुलेटरी सॉवरेनिटी यानी अपने नियमों को बनाने और लागू करने की आज़ादी से कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरा, ये साबित हो गया कि भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं अब पश्चिमी ताकतों से बराबरी के स्तर पर बात कर सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, हमारा अपना क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशी दखल से महफूज रहा। और सबसे बड़ी बात, इस समझौते ने भविष्य की बातचीत के लिए एक बहुत मजबूत टेम्पलेट सेट कर दिया है। अब जब भी भारत, अमेरिका या यूके जैसी दूसरी बड़ी फाइनेंशियल पावर्स के साथ बैठेगा, तो उसके पास ये जीत एक मिसाल के तौर पर होगी। ये ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोजीशन को और ज्यादा मजबूत करती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे भारत और दूसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में और मजबूत हो रही हैं, तो क्या अब ग्लोबल फाइनेंशियल नियमों को ज्यादा बराबरी की शर्तों पर दोबारा लिखा जाएगा? क्या हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां नियम कुछ ताकतवर देश तय नहीं करेंगे, बल्कि सब मिलकर बनाएंगे? खैर, ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।